नमस्कार विद्यार्थियों। दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, अपन जो है साइंस और टेक्नोलॉजी इस विषय का अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जिस टॉपिक का अपन अध्ययन कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना डिजीज, बीमारियां, ह्यूमन डिजीज। क्या है? बीमारियां, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। इसका अपन क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो अपन है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में एक समझा देता हूं कि अपन ने जो रोग है वो उसकी परिभाषा क्या होती है। वैसे अपन ये पढ़ चुके हैं, परंतु फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रोग क्या होते हैं। रोग रोग वो होते हैं कि जो अपना जो सामान्य स्वास्थ्य है, अपना जो नॉर्मल स्वास्थ्य है, जो स्वस्थ है अपन, जब उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाए किसी कारणवश, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। जब आपके शरीर के सामान्य जनरल कार्य होते हैं, अपने जीवन में अपने चल रहे होते हैं, पर उसमें किसी कारणवश अब कोई रुकावट आ जाती है, तो उसे क्या अपन बोलते हैं? रोग बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। आपका मानसिक, आपका सामाजिक, आपके जो है फिजिकल जो हेल्थ है अपनी, तीनों, मेंटल, फिजिकल और सोशल, इन तीनों में जो किसी प्रकार का अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। अब जो है अपन ने देखा कि रोग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। उनकी प्रकृति और उनके अध्ययन के सुविधा के हिसाब से जो है उनको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक रोग वो होते हैं जो जन्मजात होते हैं। इन रोगों को जो अपन क्या करते हैं, मां के पेट से, गर्भावस्था से या पैदा होते ही ये रोग जो है अपन में, इनके लक्षण जो है अपन में दिखाई दे जाते हैं। यानी वो रोग जिनको अपन मां के पेट से लेकर ही पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं, कंजेनाइटल डिजीज कहलाती है। और एक रोग जो होते हैं वो होते हैं उपार्जित, एक्वायर्ड डिजीज, अर्जित रोग, उपार्जित रोग। ये रोग कौन से होते हैं? ये वो रोग होते हैं जिनको अपन पूरे जीवन काल में, पैदा होने से लेकर मरने तक, जो अपना पूरा जीवन काल है, उस दौरान अपन अपनी प्रकृति है, अपना नेचर है, उससे अपन इनको क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं। मतलब समय समय पर ये रोग जो है अपन को होते रहते हैं। जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, या आपकी नॉर्मल बीमारियां होगी, या वायरल डिजीज होगी, या आपकी बैक्टीरियल डिजीज होगी, टीबी हो गया, आपका कुष्ठ हो गया। बहुत सारे जो रोग हैं जिनको अपन आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो वो रोग होते हैं जिनको अपन ये जीवन काल के दौरान, जिनसे अपन बार बार संक्रमित होते रहते हैं उनसे, तो वो रोग कौन से क्या कहलाते हैं? उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। अब जन्मजात रोग है, ये जो है एक दूसरे से अपने में क्या होंगे? संक्रमित नहीं होंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलते हैं। इनमें जो केवल जो रोग होते हैं जेनेटिक्स, जो आनुवंशिक जो रोग होते हैं, जेनेटिक डिजीज जिनको बोलते हैं, वही बीमारियां क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती रहती है, परंतु ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करते हैं। जैसे मुझे हो गया तो वो मेरे में ही रहेगा, वो मेरे परिवार के अन्य सदस्यों में वो रोग नहीं फैलेगा। तो ये कौन से हो गए? जन्मजात रोग हो गए। और उपार्जित रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलते जाते हैं। अब उपार्जित रोग जो है उनको अपन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक जो है अपने वो बीमारियां हो गई अपनी, कौन सी होगी? कम्युनिकेबल, संक्रमित वाली, संक्रमण बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। वो बीमारियां जो आपके जो अपना जो समाज है, अपना जो सोसाइटी है, उसमें अन्य व्यक्तियों को भी ग्रसित कर सकती है, वो कहलाती है कम्युनिकेबल। और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां, जो बीमारियां एक व्यक्ति में हो गई तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। ये भी अब क्या होती है? अपने जो है एक व्यक्ति को ही संक्रमित करती है, पूरे समाज को या सोसाइटी को संक्रमित नहीं करती है। जैसे कि आपके कुछ पोषण के विकार हो गए, जैसे आपके माल न्यूट्रिशन वाले जो विकार हैं वो हो गए, कुछ हृदय की बीमारियां हो गई, कुछ आपके
इंडस्ट्रियल डिजीज की वजह से औद्योगिक विकार हो गए आपके, तो ये बीमारियां क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। जैसे आपके प्रोटीन से संबंधित हो गया, विटामिन के जो रोग हो गए, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां वो हो गई, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। जो मुख्यतः बीमारियां जो होती है मनुष्यों में, वो बीमारियां जो मेन है वो कौन सी है, कम्युनिकेबल डिजीज। यही है मुख्य बीमारियां, सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियां वो कौन सी है, कम्युनिकेबल बीमारियां। इन्हीं से ही जो है मनुष्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो रोग को दो भागों में अपन ने विभाजित कर दिया, परिभाषा इसकी देख ली, जन्मजात और आपका है अर्जित रोग। अर्जित रोग कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक और संक्रामक। अब संक्रामक जो रोग है वो किस कारण से होता है, उसके क्या क्या एजेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज वे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं, उन रोगों को अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। तो संक्रामक रोग जो है अब एक से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका कोई एजेंट है, कोई रोग कारक है जिनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला रहा है। तो वो रोग कारक कौन से हो सकते हैं आपके, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसी तरह आपके रिकेट्सिया होते हैं, हो सकते हैं आपके क्लेमीडिया हो सकते हैं, आपके प्रोटोजोआ हो सकते हैं, आपके फंगस हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। इनसे बहुत सारी बीमारियां होती है जिनको अपन, कई बीमारियों के जो है अपन जानते भी हैं, समझते भी हैं। कई बीमारियां अपन को, स्वयं को, अपने परिवारजनों को, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में होती रहती है, जिनके लक्षण जो हैं अपन को अच्छी तरह से पता है, उनको जानते हैं अपन। बहुत सारी बीमारियों को, कईयों को नाम से जानते हैं, कईयों को अपन को यह भी पता है क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, इसके क्या इलाज हो रहा है, इसका क्या, इसका निदान हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट कराता है। तो अधिकतर जो रोग हैं उनको अपन क्या है, जानते हैं, उनके बारे में अपन को थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज है। तो संक्रामक रोग जो है वो वायरस के कारण हो सकते हैं, बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, और भी जो 4-5 जो आपके घटक है उनके कारण हो सकते हैं, जिनका विस्तृत विवरण जो है अपन पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में जो पहला जो अपन जो एजेंट है, रोग कारक पैथोजन है जो अपन पढ़ रहे हैं, वो है अपना वायरस। अब वायरस के कारण जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो है होती है अपने आप, खांसी जुकाम से लेकर आपकी बहुत सारी बीमारियां जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो अपन में होती है। जैसे आपका हो गया इन्फ्लुएंजा, आपका हो गया HIV, आपका हो गया रेबीज। तो बहुत सारी बीमारियां जिसे अपन ने देखा भी था चार्ट में, और आगे भी एक एक बीमारी के बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। अच्छा, अब एक टर्म्स में आपको समझा देता हूं कि बीच में अपन ने एक दो टर्म्स ऐसी आएगी जिनका अपन को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे एक आती है एंटीबॉडी, ये अपन पढ़ेंगे। कि एंटीबॉडी क्या होता है। वैसे तो नाम से सभी जानते हैं एंटीबॉडी, एंटीजन को, परंतु ये होता क्या है, क्या बला है ये। तो एंटीबॉडी जो है एक प्रतिरक्षा जो अपना सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है अपनी बॉडी का, प्रतिरक्षा तंत्र। विद्यार्थियों, जब भी अपने कोई बीमारी होती है तो अपना शरीर जो है दवाइयों गोलियां लेने से पहले, डॉक्टर से जाने से पहले भी, क्या शरीर का एक ऐसा सिस्टम होता है जो इस बीमारी से लड़ने में जो है वो तैयार हो जाता है। जैसे ही अपने को कोई बीमारी के जो वायरस हैं, आप बैक्टीरिया है या कोई भी एजेंट जो अगर अपने शरीर में प्रवेश कर गया, तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, शरीर का वह सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इम्यून सिस्टम। तो वो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है वो। तो वो इम्यून सिस्टम जागृत होकर क्या बनाता है, आपकी एंटीबॉडी बनाता है। जब भी कोई भी जो एजेंट है बीमारी का, जैसे अपन सपोज करें कि ये वायरस है, अब ये अपने बॉडी में प्रवेश कर गया, इंसर्ट हो गया,
किसी भी तरीके से इसने अपन को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। तो बॉडी में जब चला गया तो बॉडी को एक सिग्नल मिला कि आपके शरीर में जो है एक वायरस है, एजेंट है, रोग कारक जो पैथोजन है वो इंसर्ट हो गया है। तो आप बॉडी क्या करेगी, उसका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो तंत्र क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कोई जो है आतंकवादी अपने देश में जैसे घुस गया सीमाओं पे, तो जैसे अपना जो सुरक्षा का जो सिस्टम है, अपनी जो सेनाएं हैं, अपनी जो सुरक्षा प्रणालियां हैं, वो क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और उससे क्या मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। तो शरीर की जो है एक सेना, जिसको बोलते हैं सैनिक, वो कौन है, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, किसके द्वारा रिलीज होती है, इम्यून सिस्टम के द्वारा। जो इम्यून सिस्टम है अपने, उसमें जैसे WBC हो गया अपना, आपका टी लिम्फोसाइट सेल्स हो गई, कुछ मात्रा में जो आपके स्किन वगैरह भी है, आंखें भी हैं, ये भी अपने शरीर में क्या होते हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। जब अपन इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे उस दौरान जो है विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे कि इम्यून कौन कौन से जो अंग है शरीर के वो इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। तो एंटीबॉडी जो बन गई, अब ये एंटीबॉडी जो है, जो भी आपका एंटीजन आया है अंदर, या आपका जो भी एजेंट आया, उसके साथ क्या होगी, ये एंटीबॉडी, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, IG इम्यूनोग्लोबुलिन ये भी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिलकर इसको क्या करती है, न्यूट्रल कर देती है, मार देती है, या इसको क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, जिससे कि आपका शरीर जो है उस रोग से फ्री हो जाता है, या उस रोग से लड़ जाता है, उस बीमारी से निकल जाता है। अब ये एंटीबॉडी जो है स्वतः अपनी प्रणाली जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की, एक सिस्टम तो होता है जो स्वयं इसका निर्माण करता है, और एक सिस्टम ऐसा होता है जिससे अपन इस एंटीबॉडी को प्रेरित करते हैं बनाने के लिए। तो वो सिस्टम कौन सा है, जैसे अपन वैक्सीन, अपन ने सुना है सभी ने कि जो छोटे बच्चे भी टीकाकरण का चलता है, जैसे बच्चा पैदा होता है अपना ममता कार्ड बन जाता है, उसमें कई सारे टीके आते हैं 10-12 बीमारियों से लड़ने के लिए। जैसे BCG आ गया, आपका DPT आ गया, आपका मीजल्स आ गया, आपका PD आ गया, आपका पेंटावेलेंट आ गया। तो वो अपन पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे जो इम्यूनाइजेशन चार्ट का जो है। तो उसके द्वारा भी अपने शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण प्रेरित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में अगर जब भी अपन को बीमारियां हो तो अपन क्या हो, पहले से ही उन बीमारियों के लिए सतर्क हो जाएं, और वो बीमारियां अपने शरीर में ज्यादा प्रभाव ना फैला सके। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि उन बीमारियों का जो इलाज है वो अभी तक पूरी तरह से संभव नहीं है। तो वो अपन क्या, उसको बचाव कर सकते हैं पहले से ही, उसका क्या कर सकते हैं, पहले से ही बचाव का अपन तरीका अपना सकते हैं। तो वो कैसे अपनाते हैं अपन, वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन देके, टीकाकरण करके। तो एंटीबॉडी जो है, एक तो बॉडी नेचुरली जो होती है अपने शरीर में, जो अपन ने भगवान ने दी है, उसके द्वारा होता है। एक अपन आर्टिफिशियल रूप से एंटीबॉडी पैदा कर सकते हैं, तो वो हो गया वैक्सीन के द्वारा। तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है, एक ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, एक प्रतिरक्षक होता है जो बीमारियों से लड़ने में शरीर की सहायता करता है। एक प्रोटीन होता है ये भी, और किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा, इम्यून सिस्टम द्वारा। तो ये हो गया आपका एंटीबॉडी। अब दूसरी टर्म्स आती है एंटीजन। अब एंटीजन किसे कहते हैं वो अपन देखते हैं एक बार। एंटीजन भी क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जो कहां होती है, कोई भी वायरस हो गया, कोई भी आपका बैक्टीरिया हो गया, कोई भी आपका ट्यूमर हो गया, इन ट्यूमर्स के ऊपर जो है उनकी सेल वॉल जो होती है, वहां पे क्या होता है, एंटीजन स्थित होता है। एंटीजन का मतलब हो गया एक तरह का इंडिकेटर। जैसे ही वायरस जो है अपने शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे अब सपोज करें अपन वायरस है, ये अपनी बॉडी में प्रवेश कर गया, अब इसमें क्या है, एंटीजन है। तो ये एंटीजन क्या है कि बॉडी को जो है एक तरह से एक सिग्नल देता है कि आपके शरीर में जो है वो
कोई किसी भी बीमारी का है, रोग कारक जो है, पैथोजेंस जो है, बीमारी फैलाने वाला जो है चीज है या कोई भी एजेंट है, वो अपने शरीर में क्या हो गया, प्रवेश कर गया है, तो शरीर क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है और किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का। तो एंटीजन वे कारक हैं, वे प्रतिकर हैं, वे एजेंट हैं जो अपने शरीर में एंटीबॉडी के बनाने हेतु प्रेरित करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं, अपने शरीर को प्रेरणा देते हैं कि आप इस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाइए। तो एंटीजन क्या हो गया, एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को प्रेरणा देने वाला एजेंट हो गया। यह भी एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होती है। तो दोनों ही एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन, परंतु काम दोनों का क्या होता है, विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। एंटीजन बीमारी फैलाने में सहायक है और एंटीबॉडी जो है बीमारी से बचाने में सहायक होता है। तो एंटीजन होता है वायरस जो है, इनकी जो है भित्ति उसके ऊपर स्थित होता है, और एंटीबॉडी जो है वो शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन को अपन ने समझ लिया है। तो पिछली कक्षा में विद्यार्थियों अपन ने 2 वायरल डिजीज का अध्ययन किया था। वो डिजीज थी अपनी कौन सी, HIV एड्स और दूसरा अपना था हीपेटाइटिस। हीपेटाइटिस और HIV एड्स, इनका अपन विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं आज की कक्षा में, वो बीमारी है अपनी मम्प्स। आज जिस बीमारियों का जो अपन अध्ययन करेंगे उसमें पहली बीमारी जो है अपनी, वो है अपनी मम्प्स। मम्प्स का मतलब हो गया अपना गलसुआ, जिसे मम्प्स को क्या बोलते हैं, गलसुआ भी बोलते हैं, इसको कंठमाला भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, मम्प्स हो गया ये। तो मम्प्स क्या है, एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होती है। कौन सा वायरस है, पेरोमिक्सा वायरस, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और इससे जो प्रभावित जो अपना अंग है वो कौन सा है, गला। गलसुआ, कंठमाला, इस नाम से ही ये प्रतीत होता है कि ये बीमारी जो है अपने गले को जो है, मुंह को जो है वो प्रभावित करती है। तो मम्प्स जो है वो कहां होता है, अपना पेरोटिड ग्लैंड, लार ग्रंथि में। कहां होता है, सलाइवा जो अपनी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पेरोटिड ग्लैंड, उसमें होता है, उसको प्रभावित करता है। तो मम्प्स जो है कौन से वायरस के कारण होता है, पेरोमिक्सा वायरस के कारण। इसके द्वारा कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, वो होती है आपकी लार ग्रंथियां, गले में जो स्थित होती है लार ग्रंथियां, वो प्रभावित होती है। तो विद्यार्थियों, जब लार ग्रंथियां प्रभावित हो गई तो स्वाभाविक रूप से जो है आपका जो गले के जो कार्य हैं, जैसे भोजन का निगलना, पानी का निगलना और जो है आपकी लार का बनना, ये चीजें क्या होगी, आपकी अफेक्टेड हो जाएगी, आपको बोलने में परेशानी आएगी, आपके गले में क्या होगी, सूजन आ जाएगी। तो मुंह से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं वो है डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे के सारे। तो वो हो जाए अपना मम्प्स। अब आपको जो है मैं लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती, इससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां जो अपनी ओरल केविटी है उसमें स्थित होती है। और लार ग्रंथियां जो है आपकी वो 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर होते हैं इसके। कितनी होती है, 3 जोड़ी, 3 पेयर। तीन जोड़ी कितनी होती है, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, यानी 6 होती है संख्या में। 3 नाम होते हैं, 3 प्रकार की होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली होती है पेरोटिड, पेरोटिड ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये। दूसरी होती है आपकी सब मैंडिबुलार, क्या होती है, सब मैंडिबुलार। और तीसरी होती है आपकी सब लिंगुअल।
तो प्रत्येक जोड़े में होती है, हर ग्रंथि जोड़े में होती है, दो होती है पेरोटिड ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर और आपकी होगी सब लिंगुअल। अब पेरोटिड जो होती है वो आपके गले में स्थित होती है, गले में। सब मैंडिबुलर जो होती है वो आपकी जबड़े के नीचे होती है, जो जबड़ा होता है अपना मैंडिबल जिसको बोलते हैं, जबड़े के नीचे। और सब लिंगुअल जो होती है वो आपकी जीभ के नीचे होती है। तो लाल ग्रंथियां हो गई आपकी तीन प्रकार की, तीन होती है, तीन नाम है इसके, और दो दो होती है, यानी तीन जोड़ी होती है, संख्या में 6 होती है, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो मम्स द्वारा जो प्रभावित होने वाली लाल ग्रंथि है वो कौन सी है? पेरोटिड। मम्स बीमारी से, मम्स जो एक वायरल डिजीज है, एक संक्रामक बीमारी है, वायरस के कारण होती है, तो उसके कारण जो प्रभावित होने वाली जो लाल ग्रंथि है वो कौन सी है? आपकी पेरोटिड, जो गले में स्थित होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाल ग्रंथियां जो है वो मोटी मोटी समझ में आ गई, तीन प्रकार की होती है, 6 इसकी जो है जोड़ी, तीन जोड़ी होती है, संख्या में 6 होती है, सब मैंडिबुलर, पेरोटिड और सब लिंगुअल। कुछ माध्यम जो आपके होंठ हैं, आपकी जीभ है, आपके तालू है, ये भी क्या करते हैं, एक तरह से जो छोटी स्मॉल स्मॉल जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसकी तरह कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मम्स द्वारा जो कौन सी लाल ग्रंथि प्रभावित होती है? आपकी पेरोटिड। तो मम्स द्वारा आपकी कौन सी लाल ग्रंथि प्रभावित होती है? पेरोटिड। संक्रमण जो है स्वाभाविक रूप से है कि जब गले में आपके संक्रमण हो रहा है तो कैसे फैलेगी? जो आपका गले का स्त्राव होगा, जो आपका थूक निकलेगा, या आपका बलगम निकलता है, या आपकी लार निकलती है, अगर ये जो है आपके हाथों में लग गई, आपके कहीं भी लगी, अब इससे जो है आपका जो किसी से आप हाथ मिलाते हो, या आप खांस रहे हो, छींक रहे हो किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने, तो वो क्या होगा? आपसे मम्स से संक्रमित हो जाएगा। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है। किस प्रकार से होता है? संक्रमित व्यक्ति की लार द्वारा हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने से हो सकता है, बात करने से हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति की जो कोई वस्तुएं हैं जिसको वो छूता है, जैसे कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी को छू लिया, कोई पेन हाथ में ले लिया, कोई और भी चीजें जो है जिनको वो हाथों से छू लेता है, उनके द्वारा भी जो स्वस्थ व्यक्ति जब उन चीजों को छूता है तो उनमें भी फैलने के चांसेज होते हैं, या उसको संक्रमित हो सकता है। तो खांसना, छींकना और आपका जो है लार द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति की अगर कोई निजी वस्तुएं जैसे टॉवल है, या आप उसके कपड़े हैं, उसका बिस्तर है, अगर आप उसका उपयोग कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसमें भी मम्स हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अगर कोई निकट संपर्क में रह रहा है, कोई कांटेक्ट कर रहा है, जैसे आप हाथ मिला रहे हो, गले लगा रहे हो, तो भी इसके जो वायरस हैं उसका जो है प्रसार है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो जाएगा। तो किन किन विधियों द्वारा, किन किन तरीकों द्वारा जो मम्स है वो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है? वो है आपके लार द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के साथ बात करने से, खांसने से, छींकने से, या संक्रमित व्यक्ति की कोई वस्तुएं जो है जिसके संपर्क में वो आया, आप उसके संपर्क में आ गए, या उसका उपयोग करने से, उसकी निजी वस्तुएं उनको उपयोग करने से हो सकता है। तथा संक्रमित व्यक्ति के जैसे आप बैठे हैं, गले लगा लिया, या तो हाथ मिलाया, तो उन सब से भी क्या है आपके मम्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो पेरोमिक्सा वायरस जो है होता है, इस वायरस जो है, इस वायरस की जो है ये MMR अपन पढ़ेंगे, मम्स, मीजल्स और रूबेला। तो ये तीनों बीमारियां जो है वो एक ही फैमिली का जो वायरस है, ये पैरामिक्सो वायरस, इसी कारण ये तीनों बीमारियां होती है, और इसी कारण से इन तीनों बीमारियों का एक ही टीका बनाया गया है, और इनको उन्मूलन करने का, इनसे बचाव का एक ही समय पर जो है वो एक कार्यक्रम चलाया गया था। आगे देखेंगे उसको। तो इन तीनों बीमारियों को क्या अपन पैर में ही याद करते हैं, पढ़ते हैं, इनका नाम जो है वो तीनों का एक साथ ही लेते हैं। तो
कौन सा वायरस हो गया अपना जो मम्स को फैलाएगा? पैरामिक्सो वायरस हो गया। संक्रमित जो है वो कौन कौन से कारण हो गए, किस किस कारण से जो है इसका प्रसार होगा, वो अपने देख लिए। प्रभावित अंग जो है वो आपकी लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड ग्लैंड, जो कि गले में स्थित होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे विद्यार्थियों? देखो, हर बीमारी का जो एक कॉमन सिम्टम्स है वो है क्या है? आपका कमजोरी, बुखार आना, आपका सर दर्द, आपके पूरे शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ये लक्षण लगभग जो है सभी जो बीमारियां हैं अपनी, उस सब में ही ये लक्षण आपको मिलेंगे। तो ठंड लगकर बुखार आना, सिर दर्द, कमजोरी हो गई, स्वाभाविक रूप से जो सूजन है, ये अपन देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड है। यहां पे क्या होगी? आपके स्वेलिंग आ रही है। इस रोग को एक नाम और कहते हैं कनफड़ा, क्योंकि कानों के नीचे, कानों के पास में जो है आपकी पैरोटिड जो है वो लार ग्रंथियां जो है वो स्थित होती है। तो स्वाभाविक रूप से वो जब अफेक्टेड हो रही है, उनमें स्वेलिंग आ रही है, तो आपका कान का जो नीचे का हिस्सा है ये, इनमें क्या होगी? स्वेलिंग आ जाएगी। तो मोटा जो इसका लक्षण है, इसका जो हाईलाइट लक्षण है वो है कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि में जो है लार ग्रंथि जो होती है उसमें सूजन आना, ये इसका एक मुख्य लक्षण है। बाकी तो आपके जो कमजोरी है, ठंड लग के बुखार आना, मसल वीकनेस जो है वो सब होती है। कुछ मामलों में इसका जो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस जो है मम्स का, वो कुछ मामलों में, रेयर केस में, आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, वृषण होते हैं, नर जननांग में मैं बात कर रहा हूं, वृषण, आपका जो मस्तिष्क है और आपका जो पेंक्रियाज, इन तीनों में भी इसके वायरस फैल जाते हैं, तो उनमें भी स्वेलिंग हो सकती है। वो रेयर केस में होती है, एडवांस केस में होती है, तो उनमें भी आपके एक लक्षण ये भी हो सकता है, उनमें स्वेलिंग आ सकती है। तो एक लक्षण क्या हो गया इसका? टेस्टिकल, मस्तिष्क और अग्नाशयों में स्वेलिंग हो सकती है। लार ग्रंथि में अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो क्या होगा? आपका लार बनेगी नहीं, मुंह आपका क्या होगा? सूख जाएगा। तो आपको बोलने में, आपको खाना निगलने में, पानी निगलने में, सब में क्या होगा? दर्द होगा, गले में दर्द रहेगा, लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन आ जाएगी, और भूख तो आपको लगेगी नहीं, क्योंकि जब आपका गला ही अवरुद्ध हो गया तो भूख कहां से लगेगी आपको? दर्द के मारे। तो ये इसके क्या हो गए? लक्षण हो गए मम्स के। आगे बढ़ते हैं कि जब अपन ने जो है विद्यार्थियों कोई भी रोग जो अपन को अगर पढ़ना है तो उसमें अपन को क्या क्या चीजें, मैंने पहले भी बताया था कि याद रखनी है। वो हो गया आपका एक तो डिजीज, इसका नाम, दूसरा आपका हो गया एजेंट कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका नाम, तीसरा हो गया आपका अफेक्टेड अंग, कौन सा जो शरीर का अंग है। वैसे तो जब अपने कोई भी बीमारी होती है, अफेक्टेड पार्ट या अफेक्टेड ऑर्गन, जैसे तो विद्यार्थियों कोई भी बीमारी अपने शरीर में होती है, चाहे वो किसी भी अंग में हो, अपना पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है, परंतु मुख्यतः कौन से पार्ट में वो टारगेट कर रही है, कौन से पार्ट को वो हिट कर रही है, वो कौन सा है। कई बार पूरा शरीर हो सकता है, कई बार जो है आपका कोई एक स्पेशल ऑर्गन हो सकता है। जैसे मम्स के केस में अपन पढ़ रहे हैं कि गला जो है वो अफेक्टेड रहता है, बाकी सिम्टम्स उसके साथ में होते हैं। तो अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, फिर उसके बाद उसका डायग्नोसिस, उसके सिम्टम्स क्या हैं, सॉरी उस बीमारी के लक्षण क्या हैं जिससे अपन उसको पहचाने, फिर उसका आ गया आपके डायग्नोसिस, निदान। इलाज अपन को नहीं पढ़ना है क्योंकि इलाज अब करना जो है अपना काम नहीं है, वो काम है अपना, जो अपना चिकित्सा डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ, उसका काम है इलाज करना, डॉक्टरों का काम है, वो अपना काम नहीं है। तो इलाज अपन पढ़ेंगे नहीं। कुछ कुछ बीमारियों में जो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है उसको जरूर अपन देखेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, इनमें अपन जरूर देखेंगे कि कुछ बीमारियां जो है जो मेडिसिन है उनके नाम अपन देख लेंगे। बाकी पर और में अपन को इसका इलाज याद रखना जरूरी नहीं है। बचाव को जरूर आप याद रखें, क्योंकि बचाव क्या है, जो आपके जिस कारण से वो बीमारी जो फैल रही है उन कारणों से आप बचो, वही आपका क्या है, बचाव है। तो आपका डायग्नोसिस क्या है ये जरूर याद रखना है कि उसका निदान कैसे किया जाता है। उसमें भी अपन को विस्तृत रूप से नहीं जाना है कि जैसे आपका डायग्नोसिस हो गया, सीबीसी हो गई, तो सीबीसी में क्या क्या जांचें होती है, बहुत सारी होती है,
उसको अपन को याद नहीं करना। अपन को मेन है कि इसका निदान कैसे होगा, ब्लड से होगा, थूक से होगा, आपके मल से होगा, आपके मूत्र से होगा, या आपकी बायोप्सी होगी, किससे इसका निदान होगा, वो जरूर अपन को थोड़ा सा याद रखना है। तो ये चीजें जो है सिर्फ 5 बिंदु जो हैं वो अपन को किसी भी रोग के उसी हिसाब से, इन 5 बिंदुओं के हिसाब से ही अपन को हर बीमारी को पढ़ना है। तो बीमारी का नाम अपन ने पढ़ लिया कि मम्स है, एजेंट जो कौन है, पैरामिक्सो वायरस है, अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, गला है, पेरोटिड ग्लैंड है, लाल ग्रंथियां हैं, सिम्टम्स क्या है वो अपन ने पढ़ लिए कि बुखार आ रही है, गले में सूजन आ रही है, लार नहीं बन रही है और आपका खाना नहीं निगल सकते, आपका दर्द हो रहा है गले में बहुत तेज, मसल वीकनेस हो रही, कमजोरी हो रही है, सर दर्द हो रहा है। और डायग्नोसिस जो है वो क्या है इसका, संक्रमित व्यक्ति का अगर ब्लड का जो नमूना है उससे लेबोरेटरी में जांच होगी, उससे अपन पता कर सकते हैं, उसकी लार से अपन पता कर सकते हैं, उसके जो मूत्र है उसका नमूना उससे पता कर सकते हैं। तो 3 नमूने हो गए अपने स्पेसिमेन जो है, ब्लड, यूरिन और आपकी सलाइवा, इसका निदान करके लेबोरेटरी में जांच करके अपन मम्स का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना निदान हो गया, डायग्नोसिस। अब अपन का क्या हो गया बचाव। बचाव में क्या होगा कि अगर उसकी कोई बीमारी अपनी मेडिसिन से उपस्थित है तो वो ट्रीटमेंट अपना हो गया। दूसरा, उसके जो जिस कारण से वो रोग फैल रहा है, जो अपने तरीके हैं उसके कारण जो वो रोग फैल रहा है, उन तरीकों से अपन को क्या है बचाव करना है अपना। जैसे अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने समाज में या आसपास अपने पड़ोसियों में किसी को जैसे मम्स हो गया तो अपन उससे कैसे बचाव कर रहे हैं, तो वो तरीके जो हैं वो अपन को कौन से हैं कि संक्रमित व्यक्ति जो है उसके आप संपर्क में ना आए, बचें, जितना हो सके उतना बचें। दूसरा, उसकी लार के संपर्क में आने से बचें, यानी वो जो जैसे किसी मरीज ने पानी पी लिया, मम्स का जो पेशेंट है पानी पी लिया, आप भी उसी गिलास को अगर झूठा करके पानी पीते हो तो फिर आप में फैलने के चांसेस रहते हैं। तो उसकी जो निजी वस्तुएं हैं, चाहे जैसे कि कपड़े हैं, जैसे खाने के बर्तन हैं, पीने के बर्तन हैं, उनके संपर्क में आप ना आए, यानी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से आप दूर रहें। जहां उसने कोई आपका नाक का स्त्राव गिरा है या आपका गले का स्त्राव गिरा है यानी थूका है उसने, तो उन जगहों से आप बचें। हाथों को क्या करें, नियमित तौर पर धोते रहें। विद्यार्थियों, अपने जो हाथ है ना, ये हाथ ही सभी बीमारियों के फैलने के कारण होते हैं। ये एक तरह से बीमारियों के प्रसार करने के तरीके हैं। हाथ जो अपने हैं ये सहायक है बीमारियों को फैलाने। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं, कोई भी वस्तु है हाथों से छुएंगे, कोई भी चीज है हाथों से खाएंगे, तो हाथों को क्या है साफ रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी ये देखा था अपन ने कि 2020, 21, 22 में अभी भी चल रहा है, कोरोना नाम की बीमारी आई थी। तो उस बीमारी में क्या हुआ था, सभी को सैनिटाइज दिया था, सभी सैनिटाइज से हाथ को साफ रखते थे, बार बार सैनिटाइज करते थे। बाजार से कोई सब्जी लाए, बाजार से कोई चीज लाए, किसी से हाथ मिलाया, ऑफिस की कोई चीज को छू लिया, तो क्या करते थे, बार बार सैनिटाइज करते थे। तो अपने हाथों को क्या है साफ रखना है। जब भी बाहर से आए, किसी वस्तु को छुएं तो हाथों को साबुन से या जो भी अपने पास उपलब्ध है उससे आप इनको साफ करें, डिसइंफेक्टेड रखें। तो ये तरीके हैं जिनसे आप क्या हो सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। और एमएमआर का टीका, अब एमएमआर के टीके के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि एमएमआर, इसका इस टीके में, इस नाम में जो है वो 3 बीमारियां समाई हुई है। 3 बीमारियों का एक ही इलाज क्या है, आपका हो गया मम्स, दूसरा हो गया आपका मीजल्स, तीसरा हो गया आपका रूबेला। तो ये भी तीनों बीमारियां जो है वो आपस में क्या लगती है, ऐसा लगता है जैसे ये भाई बहन है, भाई भाई है, दोस्त दोस्त है। तो ये तीनों बीमारियों का क्या है, सरकार ने एक ही टीका बनाया है। वो टीका क्या, उसका क्या नाम है, मम्स। तीनों बीमारियों के बचाव के लिए मम्स का टीका लगाया जाता है। पहले 90 महीने में बच्चे को, और उसके बाद जो है 16 से 24 महीने के बीच दूसरी डोज दी जाती है, 2 डोज दी जाती है। अभी 2017 से
क्या हुआ कि अपने इम्यूनाइजेशन जो अपना प्रोग्राम चलता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रोग्राम या सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम जो चलता है, उसमें क्या हुआ कि एमएमआर की जगह जो है वो एमआर, मीजल्स और रूबेला, सिर्फ इन दोनों बीमारियों का ही वैक्सीनेशन दिया जाता है। पहले एमएमआर था, तीनों का दिया जाता था, परंतु अब जो है सिर्फ इन दो ही बीमारियों का वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाता है। तो एमएमआर का टीका लगता है 90 और से 12वें महीने तक और 16 से 24 महीने तक। 2 डोज इसकी दी जाती है, बच्चों को दी जा सकती, क्योंकि इसका जो बीमारी का जो है वो वयस्कों में अगर होती है तो इलाज नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है या फिर इसका बचाव होता है। अगर आप बचपन में बच्चों को जो टीकाकरण के दौरान जो है अपना अगर टीका लगा दिया है उसको, तो होने के चांसेस बाद में कम रहते हैं। हो सकती है परंतु कम रहते हैं, क्योंकि टीका लगने से क्या होगा, उस व्यक्ति में एंटीबॉडी जो है इस बीमारी के प्रति वो बन गई होती है। तो बचाव क्या है, एमएमआर का टीका। ये कब लगता है, 90 से 12वें महीने में पहली डोज लगती है, उसके बाद जो है वो 16 से 24 मंथ जो है उसमें सेकंड डोज लगती है। और 2017 से जो है अपन क्या देते हैं, एमआर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। ये नया शेड्यूल है टीकाकरण का, तो इसमें एमआर की डोज देते हैं, सिर्फ एमएमआर नहीं देकर एमआर की देते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। मम्प्स जो है वो किस कारण से होती है, पैरामिक्सो वायरस के कारण से होती है। किसको प्रभावित करती है, लाल ग्रंथि, पेरोटिड जो लाल ग्रंथि होती है जो कि कान के नीचे स्थित होती है, उसको क्या होती है, प्रभावित करती है। इस रोग को गलसुआ भी कहते हैं, कंठमाला भी कहते हैं, कनफोड़ा भी कहते हैं। स्वेलिंग आ जाती है गले में। लक्षण जो है, मुख्य लक्षण यही है, दर्द होता है, न निगला जा सकता है, न थूका जा सकता है, न खाया जा सकता है। ये इसके लक्षण है। परीक्षण जो है इसका डायग्नोसिस कैसे पता लगाएं, वो लगा सकते हैं अपन, लक्षणों से भी लगा सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में जांच होती है। आपके जो है लार की जो है उससे हो सकती है, आपके यूरिन से हो सकती है, आपके ब्लड से, तीनों का सैंपल लेके लेबोरेटरी में इसकी जांच हो सकती है। बचाव जो है, बच्चों में एमएमआर का टीका लगाया जाता है 90 से 12वें महीने में और 16 से 24 महीने में दूसरी डोज, 2 डोज दी जाती है इसकी। पहले एमएमआर देते थे, अब जो है एमआर का देते हैं सिर्फ। 2017 से इसको चेंज कर दिया है। तो और संपर्क में जो है अपना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे, उसकी वस्तुओं को छूने से बचे, हाथों को बार बार धोएं। यही इस बीमारी का क्या है, बचाव है। तो मम्प्स और मीजल्स और रूबेला के नियंत्रण हेतु एक प्रोग्राम चलाया था सरकार ने 1971 में। मम्प्स, मीजल्स और रूबेला कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया था, 1971 में चलाया था। इसमें क्या है, एक टीका जो है वो शामिल किया गया था। कौन सा टीका, एमएमआर का टीका। तो ये हो गया अपना मम्प्स। अब दूसरी बीमारी जो है अपनी वो है रूबेला। अभी मैंने आपको बताया कि एमएमआर जो है, मम्प्स, मीजल्स और रूबेला, तो अपन तीनों बीमारियों को एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि अपन को ये याद रहे कि एमएमआर क्या है। रूबेला और मीजल्स ये दो बीमारियां ऐसी जिनके जो लक्षण है वो लगभग जो है वो समान है, दोनों के लक्षण। और वायरस जो है इन तीनों बीमारियों का एक ही फैमिली का वायरस है, एक ही कुल का वायरस, जिसको बोलते हैं अपन पैरामिक्सो वायरस। उसी कुल के वायरस के कारण ये जो क्या होती है, तीनों बीमारियां मनुष्य में पैदा होती है। तो रूबेला जर्मन खसरा भी कहते हैं या 3 दिवसीय बुखार भी कहते हैं इसको। संक्रामक बीमारी है जो कि रूबेला वायरस के कारण होती है। जो इसका नाम है वही इसका वायरस है। तो अपन को आसानी से याद हो जाएगा कि रूबेला का कौन सा वायरस है, रूबेला वायरस है, रूबेला बीमारी का। तो आसानी से ये अपन को क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इसको जर्मन मीजल्स क्यों कहते हैं, उसका एक कारण ये है कि सबसे पहले जो जर्मनी के जो डॉक्टर थे उन्होंने इसके बारे में विस्तृत रूप से रिसर्च किया और ये पता लगाया कि ये जो रूबेला है वो मीजल्स से अलग बीमारी है। तो ये इसी कारण से इसको क्या है,
जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी के डॉक्टरों ने ही सर्वप्रथम ये पता लगाया था कि रूबेला और मीजल्स जो है वो दोनों अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, तो इसलिए इसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं या 3 डे फीवर कहते हैं, क्योंकि 3 दिन तक इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है और 3 दिन के बाद इसका प्रभाव जो है वो कम होने लग जाता है, इसलिए इसको 3 दिन की बीमारी भी बोलते हैं, 3 डे फीवर या 3 डे डिजीज या 3 डे मीजल्स। अब रोग कारक कौन सा है? रूबेला वायरस। प्रभावित कैसे होता है? पूरा शरीर होता है, जैसे कि ये डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ये जो सिम्टम्स है इसलिए लाल चकत्ते हो जाते हैं बच्चों के शरीर में, क्योंकि बच्चों को ही ये बीमारियां जो है मीजल्स, मम्स और रूबेला बच्चों को ही ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसा नहीं कि वयस्कों में नहीं हो सकती है, परंतु प्रभावित किसको करती है? ज्यादातर बच्चों को करती है। तो ये देखिए इस तरह के ये लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, परंतु मीजल्स से कम होते हैं। मीजल्स में सेम रेड जो है लेसेज होंगे, रेड चकत्ते बनेंगे, परंतु वो रूबेला में जो है वो मीजल से कम होंगे, कम मात्रा में होंगे। ये दोनों बीमारियों में मुख्य अंतर है, बाकी लगभग जो सिम्टम्स हैं वो दोनों बीमारियों के सेम है, इसीलिए इसको जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं या 3 डे मीजल्स भी बोलते हैं। तो इसके लक्षण क्या होंगे कि अगर गर्भावस्था में किसी मां को ये बीमारी हो जाती है तो उसके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? वो बच्चा बहरा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, CRS। क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो रूबेला के कारण अगर किसी गर्भावस्था में किसी महिला को रूबेला का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, रूबेला का संक्रमण हो जाता है, तो उस बच्चे को CRS हो सकता है। क्या हो सकता है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ये बीमारी उस बच्चे को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस बीमारी के कारण उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है वो बच्चा बहरा हो जाए, हो सकता है वो बच्चा अंधा हो जाए, हो सकता है उस बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन की कोई बीमारी हो जाए। तो ये जो है गंभीर प्रभाव उस बच्चे को पड़ सकते हैं। किस कारण से? रूबेला के कारण। अगर रूबेला का जो है संक्रमण अगर मां को गर्भावस्था के दौरान हो गया तो उसके बच्चे पर ये प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि आपको इस तरह के लाल चकत्ते जो हैं वो पेट के ऊपर जो अपना गले से नीचे का शरीर है उस पर ज्यादा होते हैं। तो संक्रमण का प्रसार कैसे होगा इस बीमारी का? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने, एयर ड्रॉपलेट्स द्वारा। अब एयर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? देखो मैं समझाता हूं। ये जो बच्चा है यहां से नाक से जैसे ही ये कोई स्त्राव छोड़ रहा है, ये म्यूकस छोड़ रहा है, या तो ये वायरस जो है ये क्या होते हैं इस दौरान इस हवा में आ जाते हैं, इस वातावरण में आ जाते हैं। अगर यहां से कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर गुजर रहा है तो ये वो व्यक्ति क्या होता है इन ड्रॉपलेट्स की वजह से संक्रमित हो जाता है। यानी कुछ देर के लिए जो वायरस जो है वो नाक के स्त्राव, छींकने या गले के स्त्राव के द्वारा वो हवा में आ जाता है, ऑन एयर हो जाता है हवा में। जैसे हवा में सिग्नल होते हैं ना रेडियो के, टीवी के, वैसे क्या होते हैं वायरस के सिग्नल हो जाते हैं। वायरस जो है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एयर ड्रॉपलेट्स। हवा में जो वायरस जो है वो क्या हो गया, खांसने, छींकने या नाक के द्वारा वो अगर रोगी अगर ये क्रियाएं कर रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो क्या होता है हवा में आ जाता है, तो एयर ड्रॉपलेट्स में हो जाता है। और एयर ड्रॉपलेट जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति जो है अगर वहां से गुजरा है या पास बैठा है, जैसे कोई छोटा बच्चा है गोदी में भी खिलाते हैं अपन, अपने पास बैठा है, तो वो क्या होता है स्वस्थ व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाता है। तो मुख्य जो संक्रमण होता है इसका नाक के स्त्राव, मुंह के स्त्राव, उसके द्वारा होता है। हवा में एयरबोर्न डिजीज है, जो भी बीमारियां जो है हवा के द्वारा या एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलती है उनको अपन क्या बोलते हैं? एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न, वायु के द्वारा प्रसार। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने के द्वारा होता है, एयर ड्रॉपलेट्स द्वारा होता है। मुख्य दो ही तरीके हैं मुख्यतः। अब लक्षण क्या होंगे? हल्का बुखार होगा, शरीर पर लाल चकत्ते होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो कई बार अपन को दिखाई नहीं देते। बच्चा जो संक्रमित हो गया, लाल चकत्ते भी हो गए, परंतु उसके सिम्टम्स जो है वो कई बार दिखाई नहीं देते, कई बार लेट आते हैं।
तो हल्के होते हैं, हल्के वीक सिम्टम्स होते हैं। चकते भी होंगे लाल पे तो शरीर पे हल्के होंगे, बहुत कम होंगे। तो हल्का सा बुखार आ जाएगा, शरीर पर लाल चकते, जोड़ों में दर्द होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी माँ को संक्रमण हो गया रूबेला से, तो उसके बच्चे को क्या होगा, CRS हो जाएगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम्स हो जाएगा, जिसके कारण बच्चे में बहरापन, कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे ब्रेन के बीमारियां हो जाएगी, आंखों से हो जाएगी, हृदय के रोग हो जाएंगे, वो हो सकते हैं, संभावनाएं उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो वो एक हानिकारक, एक गंभीर स्थिति होती है जिसको अपन बोलते हैं रूबेला, जन्मजात रूबेला सिंड्रोम। एक गंभीर स्थिति होती है रूबेला का, यही जो है प्रभाव जो है वो सबसे हानिकारक है। एक मेन प्रभाव जो है वो CRS है। रोकथाम क्या होगा, वही MMR, जैसा कि मैंने अभी अपन ने पिछली बीमारी में पढ़ा था मम्स में कि MMR का टीका लगता है। पहले MMR का लगता था, अब MR का लगता है। 90 से वो 12वें महीने के बीच में और 12 से 16वें महीने के बीच में 2 डोज लगती है। तो वो बीमारी, वो बचाव है। उसके अलावा जो है आपके जो इसके तरीके हैं फैलने के, जैसे एयरबोर्न का हो गया आपका, या आपका जो नाक से मुंह से जो निकल रहा है स्त्राव वो हो गया, तो उससे बचाव वही इसका उपाय है। अब जो है अपनी जो अलग बीमारी है वो है अपनी मीजल्स। मीजल्स जो है वो मोरबेली वायरस के कारण होता है, जिसको रूबियोला वायरस भी बोलते हैं। प्रभाव किसको करता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये जो है डायग्राम में अपन देखते हैं, जैसे रेड आइज, लाल आंखें हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, खांसी हो सकती है, आपकी नाक बहती और आपके लाल चकते। लाल चकते इसका क्या है, मेन सिम्टम्स है मीजल्स का। मीजल्स रूबेला अभी अपन ने पढ़ा, दोनों में लाल चकते होते हैं, परंतु मीजल्स में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं शरीर पर लाल चकते। तो मीजल्स जो है बच्चों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, वयस्कों में बीमारी कम होती है, बच्चों में ज्यादा होती है। परंतु जो टीकाकरण जो अभी चल रहा है अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, उनके कारण जो है इन बीमारियों में बहुत कमी आई है, न के बराबर हो रही है बीमारियां हो रही। उन्मूलित तो अभी नहीं हुई है, परंतु ये बीमारियां बहुत कम होती है, क्योंकि अपन ने इनके प्रति, अपने बच्चों ने कई प्रतिरक्षा जो है, इम्यूनिटी जो है वो हासिल कर ली है। तो मीजल्स जो है संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। वायरस कौन सा है, पेरोमिक्सा फैमिली का वायरस है। MMR तीनों बीमारियों का वायरस कौन सा है, पेरोमिक्सो फैमिली का वायरस है। तो इसको रूबियोला वायरस भी बोलते हैं। संक्रमण क्या है, वायु द्वारा भी होता है। नाक और जो है स्त्राव जो है म्यूकोसल स्त्राव उससे फैलता है। खसरे से ग्रसित व्यक्ति के साथ अगर आप भोजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उसकी किसी निजी वस्तुओं को छू रहे हैं, या उसके द्वारा छुई हुई किसी निजी वस्तुओं के संपर्क में आप आ गए, गेट की कुंडी है, खिड़की का जो है वो हैंडल है, वो उनके संपर्क में अगर आप आ गए, तो उससे भी आपको क्या है, मीजल्स हो सकता है। या उसके जो स्त्राव है, जहां उसने नाक से जो है म्यूकस वो निकाला बाहर, या उसका गले का कोई स्त्राव कहीं गिरा है, उसके संपर्क में, उस वस्तु के संपर्क में, उस जगह के संपर्क में अगर आप आ गए, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि जो हाथ जो है अपने, वो बीमारियों को, कई बीमारियों को फैलाने में सहायक होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, बात करने से, या दूषित एयरसोल जो है उसके संपर्क में अगर आप आ गए, तो उसको भी आपको खसरा हो सकता है। या लेबर के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, या नर्सिंग केयर के दौरान जो है वो माँ से बच्चे को, अगर माँ अफेक्टेड है, संक्रमित है, तो आपके बच्चे को भी क्या है, मीजल्स हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं। या खसरे से ग्रसित व्यक्ति को अगर आप जैसे किस करते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो मीजल्स से ग्रसित है, अगर आपको उसको किस करते हैं, तो क्या है, प्रेम दर्शाते हैं उसके प्रति, तो क्या है, वो आपको मीजल्स से आप अफेक्टेड, संक्रमित हो सकते हैं। तो मीजल्स, मोरबेली वायरस, रूबियोला वायरस इसके कारण होता है। पेरोमिक्सा फैमिली का जो है ये वायरस है, ये भी पूरा शरीर इससे अफेक्टेड रहता है। संक्रमण किससे होता है, एयरबोर्न द्वारा हो सकता है, एरोसोल द्वारा हो सकता है, आपस में हाथ मिलाने से, चूमने से, गर्भावस्था के दौरान माँ है, बच्चे को हो सकता है,
लेबर के दौरान, प्रसव के दौरान हो सकता है, नर्सिंग केयर के दौरान हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है, खांसने छींकने से, नाक के स्त्राव से मीजल्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब मीजल्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1971 में शुरू हुआ था। 3 बीमारियों का एक साथ शुरू हुआ था, मीजल, मम्स और रूबेला। एक ही टीका बनाया गया था तीनों बीमारियों का। तो मीजल्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो रूबेला और मम्स तीनों एक साथ शुरू हुए थे। कब हुए थे? 1971 में एक टीका बनाया गया था इन बीमारियों का, उसी के साथ जो है ये शुरू हुए थे। 2026 तक का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार ने मीजल्स के उन्मूलन के लिए रखा है। भारत सरकार ने क्या तय किया है कि 2026 तक अपन जो है मीजल्स को है जड़ से खत्म कर देंगे, उन्मूलित कर देंगे अपने देश से, भारत से। इसको क्या हुआ है? खत्म कर देंगे भारत से 2026 तक। तो 2026 का जो है अपन ने लक्ष्य निर्धारित किया है। तो मीजल्स, मम्स और रूबेला की जो वैक्सीन है वो 90 से 12वें महीने, 12वें से 16 से 24वें महीने के बीच में दी जाती है। अब जो है वो MR 2017 से MR वैक्सीन, उसका नाम क्या हो गया? पहले क्या था? MMR, अब क्या है? MR। मीजल्स और रूबेला 2 बीमारियों की जो है वो वैक्सीन 2 डोज जो है बच्चों को दी जाती है। 9 से 12 मंथ और 16 से 12 मंथ में 2 बार ये वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन जो है इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को प्रतिरक्षित किया जा सकता है। यही इस बीमारी से बचाव है। क्यों? क्योंकि इनके जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट जब ये उपलब्ध नहीं है वायरस का, इन बीमारियों के फैलने वाले वायरस का प्रॉपर इलाज जो है अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनका क्या है? बचाव किया जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा। तो बच्चों में ये वैक्सीन दी जाती है। लक्षण क्या होंगे? आंखें लाल हो जाएगी, आपका बुखार आएगा, सर दर्द रहेगा, शरीर पर मुंह से लेकर नीचे के दौरान लाल चकत्ते हो जाएंगे, आप रेसेज हो जाएंगे, आपका नाक बहेगा, आपको खांसी होगी। ये मेन इसकी क्या है? सिम्टम्स हैं। निदान वही आपके जो है गले के नमूने, नाक के जो स्त्राव है, रक्त का परीक्षण है, मूत्र का परीक्षण है, उसके द्वारा होता है। बचाव MMR वैक्सीन है। बार बार हाथ धोते रहें। जो अपने सिम्टम्स हैं, जो अपने संक्रमण के जो तरीके हैं उनसे आप बचाव करते रहें। बार बार हाथ धोएं, अपने मुंह नाक को ढकें ताकि किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण नहीं फैले। आपके जो परिवार वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, उनमें ये ना फैले। अपने आसपास सफाई रखें, हाइजीन मेंटेन रखें। अपना सामान जो है, मतलब अगर कोई रोगी है, संक्रमित व्यक्ति है, तो अपना सामान जो है कि स्वस्थ व्यक्तियों में उसको शेयर ना करें। प्रारंभ में जो है लक्षण क्या होंगे? नाक से, आंख से पानी बहता है, शरीर में दर्द, बुखार। 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को 4 डे फीवर भी कहते हैं, 4 दिन का बुखार। और जो अपना रूबेला अपन ने पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं? 3 डे डिजीज, 3 दिन की बीमारी। तो आज अपन ने 3 बीमारियां जो है वो पढ़ी है, मम्स, मीजल्स और रूबेला। विस्तृत अध्ययन किया है कौन कौन से वायरस से फैलती है, किस कारण से संक्रमण होता है, क्या तरीके हैं उसके, लक्षण क्या हैं, बचाव क्या है, MMR वैक्सीन क्या होती है, कब इसका कंट्रोल का प्रोग्राम चलाया गया था, कब इसका टारगेट निर्धारित किया गया है, तो उसको अपन ने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। तो विद्यार्थियों, अगली कक्षा में अगली बीमारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।